नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। सौगात की एक बात में आज कीव के पास ज़ेलेंस्की के 2 मंत्री हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो गए। पाकिस्तान के पीएम का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो बैठक के लिए आए कारोबारियों से खाने का पैसा चुकाने के लिए कहते हुए दिखे। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान ने चोरी के आरोपियों के हाथ काट डाले और तेलंगाना के खम्मम में हुई केसीआर की रैली में नीतीश को न्योता नहीं मिला। तो ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन से राजधानी कीव के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में गृह मंत्री की जान चली गई। उनके साथ एक और मंत्री की भी मौत हो गई है। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब यूक्रेन को इतना बड़ा झटका लगा और कीव के बेहद करीब उसके 2 मंत्रियों की एक बड़े हादसे में मौत हो गई। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ और क्या हुआ इसका पता नहीं चल पाया और इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक हेलीकॉप्टर हवा में ही आग का गोला बन गया था, यानी इमारत पर गिरने से पहले ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। और यह हादसा राजधानी कीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर हुआ, जिसमें यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 2 मंत्रियों की जान चली गई। वहीं इस हादसे में 3 बच्चों समेत 16 दूसरे लोगों की भी मौत हो गई। क्योंकि यूक्रेन के गृह मंत्री को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर छोटे बच्चों के एक स्कूल की इमारत पर जा गिरा और उसके गिरते ही वहां भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास की कई इमारतें भी आ गईं। हादसा इतना खतरनाक था कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर टकराया वहां इमारत के एक बड़े हिस्से के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा राजधानी कीव से 20 किलोमीटर दूर बसे ब्रोवरे शहर में हुआ। सुबह के वक्त हेलीकॉप्टर जैसे ही इमारत से टकराया वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ हादसे की जगह की तरफ दौड़ पड़ी। वहां के हालात देखकर कई लोगों की तो चीख निकल गई, जबकि हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। लेकिन वहां का बुरा हाल देखकर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां चारों तरफ इमारत का मलबा बिखरा हुआ दिखा और बिल्डिंग के अंदर और बाहर लोगों के शव इधर उधर पड़े हुए दिखाई दिए और दूर दूर फैले हुए हेलीकॉप्टर के टुकड़े भी नजर आए। वहां जिस तरह के हालात से वो साफ बयां कर रहे थे कि हादसा कितना भीषण था। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक कई चश्मदीदों ने बताया कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ब्रोवरे शहर में पहुंचा था वहां बिजली नहीं थी। इसके साथ ही मौसम भी धुंध से भरा था और तभी अचानक उन लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। कुछ चश्मदीदों का तो ये भी कहना था कि जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तभी वो आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। हालांकि यूक्रेन की पुलिस ने जांच के बाद ही हादसे की वजह का पता लगने की बात कही। यूक्रेन की पुलिस के मुताबिक हादसे में गृह मंत्री देनिस मोनास्तिस्की समेत 2 मंत्रियों की मौत हुई, जबकि 3 बच्चों समेत 16 दूसरे लोग भी हादसे का शिकार हो गए, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूरे देश के लिए एक बड़ी त्रासदी करार दिया। उन्होंने अपने बेहद खास मंत्री देनिस मोनास्तिस्की की मौत पर भी दुख जताया और बताया गया कि जंग के दौरान यूक्रेन के गृह मंत्री ने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया था और वो ज़ेलेंस्की की कैबिनेट के काफी अहम सदस्य थे। 42 साल की उम्र के देनिस मोनास्तिस्की जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ अपनी सेना का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए थे। इसके लिए वो रूस के हमलों के खतरे के बीच भी एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। बताया गया कि इस बार भी वो ऐसी ही एक जगह के लिए निकले थे जो जंग के लिहाज से काफी अहम थी। यूक्रेन के मुताबिक गृह मंत्री देनिस मोनास्तिस्की जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें उनके मंत्रालय के 6 और लोग भी थे, जबकि हेलीकॉप्टर में क्रू के 3 सदस्य भी मौजूद थे। उधर ईरान की सेना के एक कमांडर ने अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। ईरान की सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही उसने पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया था और ऐसा होते ही ईरान का प्रशांत महासागर में एंट्री लेने का दरवाजा खुल जाएगा, जो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं होगी। रही बात इजराइल की, तो सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान इजराइल को निशाना बनाने का कोई रास्ता नहीं चूकता। ईरान खुलकर इजराइल को सबक सिखाने की बात भी कह रहा है, जिसका सबूत है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक कमांडर अली फदवी का बयान, जिन्होंने खुलकर कहा कि ईरान अपनी सेना का दम बढ़ाने में जुटा है और जिससे बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल की तबाही होगी। क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इजराइल को ईरान पर अटैक करने की हिम्मत अमेरिका से मिलती है। ईरान के कमांडर ने कहा कि बहुत जल्द ईरान अमेरिका को सबक सिखाएगा, जिससे इजराइल की कमर ही टूट जाएगी। यही फदवी का मानना है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की सेना को कम समझ रहे हैं, लेकिन समय आते ही उन्हें पता चल जाएगा कि वो गलत थे, क्योंकि ईरान की सेना उन्हें सबक सिखाएगी। हालांकि ईरान की हरकतों पर इजराइल और अमेरिका की नजर है और इसी पर बात करने के लिए इजराइल के तेल अवीव में इजराइल के मंत्री और अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी की मुलाकात हुई। यानी तैयारी दोनों तरफ से पूरी है और इजराइल और ईरान दोनों कमर कस के तैयार हैं। और इधर आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में नोटों के बंडल लहराए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई।
और सबूत के तौर पर उन्होंने सदन में नोट रख दिए। मोहिंदर गोयल का आरोप है कि दिल्ली सरकार के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती में धांधली हुई है और उन्हें मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए। ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। उन्होंने जांच एजेंसियों पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इस बीच ग्रीस को डराने के लिए तुर्की ने अपनी टाइफून मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर करने का ऐलान कर दिया। ये तुर्की की वो मिसाइल है जिससे सबसे बड़ा खतरा उसके पड़ोसी ग्रीस को है और तुर्की और ग्रीस में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। ऐसे में पिछले साल अक्टूबर में जब से तुर्की ने मिसाइल का टेस्ट किया है तब से वो ग्रीस को धमकाने में लगा है। और इस बार तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने कहा कि वो टाइफून मिसाइल की रेंज बढ़ाने का मन बना चुके हैं। तुर्की कई बार साफ साफ कह चुका है कि अगर ग्रीस ने चालाकी करने की कोशिश की तो तुर्की उस पर अपनी टाइफून मिसाइल दाग देगा। टाइफून तुर्की की खुद की बनाई बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी रेंज 565 किलोमीटर है। इस रेंज में ग्रीस की राजधानी एथेंस पूरी तरह आती है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति ने 561 किलोमीटर की रेंज को नाकाफी बताया और उसे 1000 किलोमीटर करने का ऐलान कर दिया। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी पर मचे बवाल के बीच आरजेडी ने अपने विधायक सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जिनसे 15 दिनों में जवाब तलब किया गया है। उन पे कार्रवाई की जाएगी, वो भी निर्णय लेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने किसानों को खाद और बीज मुहैया नहीं कराने के लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। और उधर रूस ने दावा किया कि जर्मनी का एक जासूसी विमान उनकी समुद्री सीमा में घुस आया था, जिसे उसकी वायुसेना ने खदेड़ दिया। रूस के इस दावे के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और नेटो देशों में सीधी भिड़ंत हो सकती है, क्योंकि पुतिन जर्मनी समेत कई नेटो देशों से बुरी तरह खार खाए बैठे हैं। उनकी लाख धमकियों के बाद भी इन देशों ने यूक्रेन की मदद जारी रखी। जर्मनी और दूसरे यूरोप के देशों के सामने पुतिन की गैस वाली चाल भी फेल हो गई और यूक्रेन को इन देशों की मदद जारी रही। इसी बीच रूस ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे यूरोप के देशों में हड़कंप मच गया। रूस के मुताबिक जर्मनी का जासूसी विमान ओरायन बाल्टिक सागर में उसकी सीमा के अंदर घुस गया था और जैसे ही इसकी खबर रूस की वायुसेना को लगी, उसने तुरंत एक सुखोई Su-27 ओरायन एयरक्राफ्ट की तरफ रवाना कर दिया, जिसके बाद सुखोई Su-27 ने जर्मनी के जासूसी विमान को अपनी सीमा से खदेड़ दिया। लेकिन 2 रोज पहले हुए इस टकराव के बाद ये मामला यही नहीं खत्म हुआ, क्योंकि रूस ने इसे जर्मनी की एक बड़ी गलती करार दिया। इसके साथ ही रूस ने ये चेतावनी भी दी कि उसकी सीमा में इस तरह घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी रूस जर्मनी से भी दो हाथ करने के लिए तैयार है और उसकी इसी धमकी के बाद ये आशंका जताई गई कि नेटो और रूस में टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि नेटो देश जर्मनी और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गैस के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही टकराव है, जबकि जर्मनी ने यूक्रेन के लिए अपने हथियारों के खजाने के दरवाजे को पूरी तरीके से खोल दिया है। उसने जर्मनी को कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी, लेकिन जर्मनी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और उसने यूक्रेन को मदद जारी रखी। लेकिन अब जर्मनी ने रूस के गुस्से में घी डालने का एक और काम कर दिया। उसका जासूसी विमान रूस की समुद्री सीमा के अंदर तक पहुँच गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि जर्मनी भी पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस और नेटो सीधे सीधे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है और इसीलिए नेटो देश जंग में सिर्फ बाहर से उसकी मदद कर रहे हैं। यानी वो यूक्रेन को हथियार और दूसरी चीजें तो भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को जंग में नहीं उतारा है। हालांकि अब एक और नेटो देश पोलैंड ने आशंका जताई कि आने वाले वक्त में ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। पोलैंड के मुताबिक अगर यूक्रेन रूस से हार गया तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय हो जाएगा, क्योंकि पुतिन अपनी नजर यूक्रेन के बाद यूरोप के दूसरे देशों पर गड़ा देंगे। पोलैंड ने दावा किया है कि यूक्रेन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए अपना खून बहा रहा है और इसीलिए उसने जर्मनी समेत दूसरे नेटो देशों से अपील की कि वो यूक्रेन की जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दे, ताकि यूक्रेन जीत जाए और यूरोप पुतिन के खतरनाक इरादों से बच जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध ही होगा, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन सकता है। और इसी तबाही से बचने के लिए यूरोपियन यूनियन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उसने रासायनिक, जैविक और परमाणु हमले से बचने के लिए पहली बार एक रिजर्व फंड रखा है। यूरोपियन यूनियन ने परमाणु हमले से बचने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पहली बार उसने $262 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिजर्व तैयार किया है, जिससे जरूरत पड़ने पर बचाव के उपकरण, एंटीडोट्स और रेडिएशन मीटर लिए जा सके। बाल्टिक सागर के करीब बसा फिनलैंड रूस से करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और वो भी कई बार इस बात की आशंका जता चुका है
कि यूक्रेन का युद्ध परमाणु हमले तक भी पहुंच सकता है। और उस बीच खबर है कि रूसी सेना पर नजर रखने के लिए नेटो के देशों ने रोमानिया में कई टोही विमानों को तैनात कर दिया है। रोमानिया नेटो का सदस्य है और यूक्रेन के साथ लंबा बॉर्डर साझा करता है। और इसी वजह से नेटो ने रोमानिया में निगरानी करने वाले विमानों को तैनात करने का फैसला लिया ताकि वहां से वो रूसी सेना की गतिविधियों पर नजर रख सके। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि पुतिन की सेना की निगरानी के लिए कितने विमानों की तैनाती की गई है, लेकिन दावा है कि जिन विमानों को पेट्रोलिंग के लिए उतारा गया वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी रूस के लड़ाकू विमानों का पता लगा सकते हैं, जिसके जरिए नेटो को रूस के खिलाफ रणनीति बनाने और उस हिसाब से यूक्रेन की मदद करने में आसानी होगी। खबर तो ये भी है कि रोमानिया के अलावा पश्चिमी यूरोप और बाल्टिक सागर में भी इस तरह के कई विमान रूसी सेना पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए हैं। और इधर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। ये तीनों राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड हैं। जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तीनों राज्यों के चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। उधर ब्राजील में 8 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़े कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद अब हंगामा मच गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने आरोप लगाया कि ये सब पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के कहने पर हुआ और उन्हीं के उकसाने पर हजारों प्रदर्शनकारी ब्राजील के राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ करने पहुंचे थे। वहां से आए वीडियो में कुछ लोग ब्राजील का झंडा लिए राष्ट्रपति भवन की इमारत में तोड़फोड़ करते नजर आए, जिन्होंने वहां मौजूद कांच की टेबल और शीशे के दरवाजों को चकनाचूर कर दिया। और लूला दा सिल्वा का दावा है कि इसमें उनकी मदद राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मियों ने भी की है, जो असल में बोल्सोनारो के कहने पर काम कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को वहां तोड़फोड़ करने दी, जिसके बाद उनमें 40 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इस हिंसक प्रदर्शन के लिए हजारों उपद्रवियों को पहले ही ब्राजील की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। इधर पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को तब झटका लग गया जब उनके बड़े नेता मनप्रीत बादल बीजेपी में शामिल हो गए और बताया गया कि उन्होंने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेजा था, जिसके बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उससे भी दोस्ती रख ली, अमेरिका को भी हाथ में ले लिया, चीन को भी आंखें दिखा दी। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी बताए जाने वाले मनप्रीत बादल पंजाब में कांग्रेस की सरकार के दौरान वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इस बीच रूस ने परमाणु बम गिराने वाले अपने 2 बॉम्बर आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ाकर सनसनी फैला दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें बर्फ के बीच रूस के हवाई जहाज उड़ान भरते नजर आए। रूस ने बताया कि उसके 2 TU-160 बॉम्बर 10 घंटों से भी ज्यादा देर तक आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ते रहे। हालांकि इस वीडियो की तारीख नहीं बताई गई, लेकिन रूस ने ये दावा जरूर किया कि उसने आर्कटिक महासागर के अंतर्राष्ट्रीय हिस्से के ऊपर अपने विमान उड़ाए। इधर एनसीपी नेता नवाब मलिक के बाद अब उनके बेटे और बहू की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनके बेटे फराज मलिक के खिलाफ मुंबई के कुर्ला थाने में केस दर्ज किया गया, जिसमें फराज पर अपनी दूसरी पत्नी हैमलीन की वीजा के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप है। इस मामले में हैमलीन पर भी केस दर्ज किया गया, जो फ्रांस की नागरिक है। उधर पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इमरान खान की पार्टी के 34 सांसदों का इस्तीफा मंजूर कर लिया, जिसके बाद वहां फिर हंगामे की आशंका है, क्योंकि स्पीकर का फैसला ऐसे वक्त में आया जब इमरान खान ने हाल ही में संसद में लौटने के संकेत दिए थे। पिछले साल अप्रैल में सत्ता गंवाने के बाद इमरान की पार्टी पीटीआई के सभी 123 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब सिर्फ 11 सांसदों का ही इस्तीफा मंजूर हुआ था। इस बीच खबर है कि पुतिन अपने एक पसंदीदा रूसी एक्टर से जबरदस्त नाराज हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर यूक्रेन के समर्थन देने का ऐलान कर दिया, और बस इसी वजह से रूस में रैम्बो के नाम से मशहूर एक्टर आर्तुर स्मोलियिनिनोव पुतिन की आंख में चुभने लगे। असल में आर्तुर 2015 में बनी उस रूसी फिल्म के हीरो थे, जो रूस और अफगान युद्ध पर बनाई गई थी। और कहा जाता है कि ये फिल्म पुतिन को इतनी पसंद आई कि आर्तुर पुतिन के पसंदीदा एक्टरों में से एक हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंग में यूक्रेन का समर्थन देने की बात कही, पुतिन का पारा चढ़ गया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस जंग में लड़ने का मौका मिला तो वो सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए ही हथियार उठाएंगे। जिसके बाद न सिर्फ रूस में उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया, बल्कि इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए रूस ने उन्हें देश निकाला तक दे दिया। इधर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी जड़ दी। इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
और वो भारत के लिए सबसे कम वनडे खेलकर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने 149 गेंदों पर 208 रन बनाए। इस पारी में गिल ने 19 चौके मारे और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ते हुए 9 शानदार छक्के भी जड़े, जिनमें 3 छक्के तो उन्होंने एक के बाद एक मारे। और फिर तीसरा छक्का मारते ही उन्होंने 200 रनों के आंकड़े को छू लिया। 194 रनों पर खेल रहे शुभमन ने ये शॉट गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारा और इस दोहरे शतक के साथ भारत के लिए डबल सेंचुरी बनाने वाले गिल 5वें खिलाड़ी बन गए। साथ ही उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो भारत के लिए वनडे इतिहास में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले विराट कोहली और शिखर धवन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में 24 पारियां लगी थी, लेकिन शुभमन गिल ने महज 19 पारियों में ये मुकाम हासिल कर लिया। हालांकि सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमा के नाम है, जिन्होंने शुभमन से एक पारी कम यानी 18 मैचों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की निगरानी करने के लिए अमेरिका करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है। बीते दिनों किम ने कई मिसाइलों का परीक्षण करके दक्षिण कोरिया और जापान समेत अमेरिका को धमकाने की कोशिश की थी, जिसके बाद अमेरिका की सरकार ने किम जोंग उन पर नजर रखने का प्लान बनाया, जिसके तहत अमेरिका $50 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 400 करोड़ रुपए खर्च करने को भी तैयार है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर में एक एक्ट पर साइन भी कर दिए, जिसके जरिए अमेरिकी खुफिया विभाग किम जोंग उन की हर हरकत पर नजर रख सकेगा। किम ने 2011 में उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी, जिसके बाद 2022 पहला ऐसा साल रहा जिसमें उत्तर कोरिया ने सबसे ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए। माना जा रहा है कि यही वजह रही कि अमेरिका ने किम की निगरानी के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च करने से भी गुरेज नहीं किया, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया की दोस्ती बढ़ने के संकेत हैं, जिनसे निपटने के लिए अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी। इधर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के एक विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोलने के मुद्दे पर बयान दिया। ये घटना पिछले साल 10 दिसंबर को हुई थी, जब तेजस्वी सूर्या चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रहे इस विमान में सवार थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि तेजस्वी सूर्या ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। The facts are that the door did open by mistake while the plane was on the ground. All the checks were taken and after that only the plane was allowed to take off. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की भी जानकारी दी कि तेजस्वी सूर्या ने इस घटना पर तुरंत माफी भी मांग ली थी। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को जर्मनी से उसका टोर्नेडो लड़ाकू विमान मिल सकता है। जर्मनी पर पहले ही दबाव है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन को उसके लेपर्ड 2 टैंक की डिलीवरी कर दे। और इसी बीच यूक्रेन की डिप्टी विदेश मंत्री ने जर्मनी के सामने प्रस्ताव रख दिया कि वो टोर्नेडो फाइटर जेट देकर यूक्रेन की मदद करे। ये प्रस्ताव यूक्रेन की तरफ से 15 जनवरी को जर्मनी के सामने रखा गया, जिसमें ये अपील की गई कि जर्मनी अपनी सेना के बेड़े में शामिल 93 टोर्नेडो लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को दे दे, क्योंकि जर्मनी का प्लान टोर्नेडो की जगह अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को देने का है। लेकिन यूक्रेन का मानना है कि जर्मनी के टोर्नेडो अब भी इतनी ताकत रखते हैं कि वो जंग में दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री को उम्मीद है कि यूक्रेन को जल्द ही टैंकों, फाइटर जेट और दूसरे भारी भरकम हथियारों की सप्लाई हो जाएगी और वो आने वाले दिनों में उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेंगे। जर्मनी की सरकार ने दिसंबर में अमेरिका से 35 F-35 फाइटर जेट खरीदने की डील की थी, ताकि वो 5वीं पीढ़ी के इन एयरक्राफ्ट से पुराने पड़ रहे टोर्नेडो को बदल सके। हालांकि जर्मनी के पायलट्स को इन विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग अमेरिका में 2026 में दी जाएगी। उसके बाद ही ये जर्मनी की वायुसेना के बेड़े में शामिल हो पाएंगे, जिस वजह से ऐसा लगता है कि जर्मनी के लिए टोर्नेडो को आने वाले कुछ सालों में बदल पाना मुश्किल है और इसीलिए इन फाइटर जेट के यूक्रेन को जल्द मिलने की संभावनाएं भी कम है। उधर चीन के सबसे आधुनिक J-20 फाइटर जेट के एक पायलट ने दावा किया कि उन्होंने ताइवान के आसमान में उड़ान भरी और इसका ताइवान की वायुसेना को पता भी नहीं चला। ये दावा उन्होंने 4 दिन पहले चीन के एक टीवी न्यूज चैनल पर किया, जिसमें चीन के J-20 लड़ाकू विमान के उस पायलट ने बताया कि पिछले हफ्ते कम से कम 7 बार चीन की वायुसेना ने J-20 फाइटर जेट को ताइवान के आसमान में भेजा था। साथ ही ये भी दावा किया गया कि इस बारे में ताइवान की वायुसेना को कानों कान खबर तक नहीं मिली। जिसका मतलब ये है कि चीन अगर अपने J-20 लड़ाकू विमान से ताइवान में घुसपैठ करता है तो ताइवान को इसका अंदाजा तक नहीं लग पाएगा और चीन बेहद आसानी से उसके आसमान में घुस जाएगा। और जब तक ये बात ताइवान को समझ आएगी तब तक चीन उस पर कब्जे की कोशिश में काफी आगे बढ़ चुका होगा, जो कि ताइवान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
लेकिन ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी चीन कई बार दावा कर चुका है कि उसके आधुनिक J-20 फाइटर जेट का पता लगाना ताइवान के बस की बात नहीं, क्योंकि चीन का दावा है कि J-20 फाइटर जेट आवाज से भी दोगुना तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है और उसका ये विमान न सिर्फ किसी भी मौसम में उड़ सकता है बल्कि ये रडार को चकमा देने में भी माहिर है। हालांकि ताइवान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उसने अब तक ये नहीं माना कि चीन के J-20 फाइटर जेट ने उसकी एयर स्पेस में उड़ान भरी। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने अपने देश की सभी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाना जरूरी कर दिया और छात्रों की इसकी कोई परीक्षा भी नहीं होगी। पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया कि हर यूनिवर्सिटी के छात्रों को अनुवाद के साथ कुरान पढ़ाई जाएगी, जिसकी ना तो उन्हें कोई परीक्षा देनी होगी और ना ही उन्हें इसके एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे, बल्कि इसका मकसद छात्रों को कुरान के बारे में बताना होगा। इधर दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच अधिकारों से जुड़े मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया, जिसकी सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि केंद्र सरकार की मांग है कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए ताकि दिल्ली में जारी अधिकारों की लड़ाई का हल निकल सके। इस बीच नीप्रो में रूस के खतरनाक हमले के बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से हथियार देने में तेजी लाने की अपील की है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में भी ऐसे हमले बोल रही है, जिससे निपटना भारी पड़ रहा है, क्योंकि रूस ने अब बड़े पैमाने पर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिन्हें ढेर करने में कई बार यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसा ही दक्षिणी यूक्रेन के शहर नीप्रो में 14 जनवरी को हुआ था। वहां भी रूस की क्रूज मिसाइल ने एक इमारत के बड़े हिस्से को धराशायी कर दिया था। रूस के उस हमले में यूक्रेन ने अपने 40 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया था। इसके साथ ही यूक्रेन के मुताबिक उसके पूर्व के हिस्से में भी भीषण जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन ने दावा किया कि बखमूद के पास के 25 शहरों में रूस भारी गोलीबारी कर रहा है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व में खार्किव और सूमे पर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हमलों को देखते हुए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से जल्द बड़ी संख्या में हथियार भेजने की अपील की। और इधर उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन पर खड़ी एक ट्रेन की एक बोगी में एक नाबालिग के रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले में आरोपी सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बताया गया कि नाबालिग का 15 जनवरी की रात को रेप हुआ, जब वो परिवार से नाराज होकर अपने रिश्तेदार के घर महोबा जा रही थी, लेकिन गलत ट्रेन में बैठने की वजह से वो इटावा पहुंच गई। उधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में बीती रात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेंदुआ सड़क पार कर रहा था, लेकिन इसी दौरान वो एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और तेंदुए का शव कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया। वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची, उसने तेंदुए की बॉडी को कब्जे में लिया। आशंका है कि ये वही तेंदुआ हो सकता है जिसने मेरठ में पिछले कई दिन से आतंक मचा रखा था। इस बीच पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 11 महीनों से चल रही इस जंग में कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं और इस वक्त कादिरोव के बेरहम लड़ाके पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास के इलाकों पर कब्जा जमाने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच कादिरोव के एक बयान से पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि पुतिन के इस वफादार ने एक बार फिर परमाणु हमला करने की धमकी दे दी। अपने इस बयान के जरिए रमजान कादिरोव ने यह भी साफ कर दिया कि अगर जंग में रूस हारने की कगार पर पहुंचा तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कादिरोव ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन पर एटम बम गिराने की सलाह दी थी और छोटा परमाणु बम यूक्रेन के किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी, ताकि ज़ेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो रूस के सामने घुटने टेक दें। हालांकि कादिरोव के आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। उस वक्त ये दावा किया गया था कि पुतिन की बात नहीं मानने से कादिरोव खासी नाराज भी हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही ना चाहती हो। कादिरोव का मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला होना चाहिए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो, और इसके लिए कादिरोव ने रूसी सेना को पूरी ताकत से हमला करने की नसीहत दी थी। और इसके साथ ही उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को युद्ध में खुली छूट देने की भी अपील की, ताकि महीनों से चल रही इस जंग को जल्द खत्म किया जा सके। मतलब ये कि कादिरोव पुतिन के लिए हर हाल में यूक्रेन की जंग जीतना चाहते हैं और इसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि उन्होंने कुछ महीने पहले अपने 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया था, जिनका यूक्रेन की सेना ने लड़ने का एक वीडियो खुद कादिरोव ने जारी किया था,
जिसमें उनके तीनों बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे। इसके बाद उनके बेटों के कई वीडियो सामने आए, जिनमें वो बेरहम लड़ाकों की तरह यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरोव जंग लंबी खिंचने से परेशान हो चुके हैं और इसीलिए वो बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देकर पुतिन को उकसाने में लगे हैं, ताकि यूक्रेन पर एटम बम गिराकर जंग खत्म की जा सके। इधर न्यूज 18 के हाथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल के उन 2 संदिग्ध आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी है, जिन्हें पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के नाम युवराज और निशान है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 के पास मौजूद है। पंजाब पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आतंकी युवराज अमृतसर का है और निशान तरनतारन जिले का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध विदेश में छिपे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के संपर्क में थे, जबकि अमृतपाल सिंह इंग्लैंड में छिपे आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मास्टरमाइंड परमजीत पन्ना के लिए काम करता है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बताती है कि मोहाली से गिरफ्तार किए गए इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। और पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने पुलिस को ये बताया कि उनके निशाने पर पंजाब के कुछ हिंदू नेता थे। मतलब ये है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए ये दोनों टारगेट किलिंग के इरादे से मोहाली पहुंचे थे। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी बताती है कि इन दोनों आतंकियों के निशाने पर शिवसेना और बजरंग दल के कुछ नेता थे, जिनकी इन दोनों ने बकायदा रेकी भी की थी। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। कुछ रोज पहले ही पंजाब पुलिस को खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिली थी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंगस्टरों की मदद से पंजाब के हिंदू नेताओं की हत्या करवाने की साजिश रच रहा है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी से बब्बर खालसा का पंजाब में माहौल बिगाड़ने का प्लान फेल हो गया। दोनों संदिग्ध पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया और पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है, ताकि बब्बर खालसा इंटरनेशनल की साजिशों का पता लगाया जा सके। और उधर खबर है कि चीन की सरकार वहां मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोरोना नहीं लिखने दे रही है। आरोप है कि इसके पीछे सरकार का मकसद कोरोना से हुई मौतों को छिपाना है। और खबर है कि इसीलिए चीन की सरकार ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वो डेथ सर्टिफिकेट में मरीज की मौत का कारण कोरोना ना लिखें, बल्कि अगर मरीज पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो डेथ सर्टिफिकेट में उस बीमारी को मौत का कारण बताया जाए। इस बीच खबर है कि चीन ने अपनी सेना को आधुनिक और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए 3 लाख सैनिकों की कटौती कर दी, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक तकनीकी क्षमता में कमजोर होने के साथ अपने देश के लिए ईमानदार नहीं हैं। और इसी वजह से शी जिनपिंग ने अपनी सेना में सफाई अभियान छेड़ दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर ऐसे सैनिकों को सेना से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया जो उनके पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। इसे शी जिनपिंग के उस प्लान से जोड़कर भी देखा जा रहा है जिसके तहत वो अपनी सेना को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने सेना में 3 लाख सैनिकों की कटौती कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना में कुछ साल पहले तक करीब 46 लाख सैनिक थे, जो अब घटकर 20 लाख ही रह गए। 5 साल पहले भी चीन ने एक साथ 3 लाख सैनिकों की कटौती की थी, जिसके विरोध में वहां के सैनिकों ने चीन की सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। उस दौरान भी चीन की सरकार ने संख्या के बजाय क्वालिटी पर जोर देने की बात कही थी। लेकिन अब 5 साल बाद एक बार फिर चीन ने एक साथ 3 लाख सैनिक घटाने का ऐलान कर दिया। और चीन के राष्ट्रपति ने इस फैसले के पीछे चीनी सेना को आधुनिक बनाने का तर्क दिया है। यूके के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि नेवी में सैनिकों की संख्या 2,60,000 है। इसी तरह चीनी एयरफोर्स में 3,95,000 सैन्य कर्मी हैं। इसके अलावा चीन की सेना की रॉकेट फोर्स में 1,20,000 और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स में 1,45,000 सैनिक हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि 2030 की शुरुआत में चीन अपनी सेना में एक और बड़ी कटौती कर सकता है। और खबर यह भी है कि चीन अपने सैनिकों की शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने में जुटा हुआ है। साथ ही चीन की सरकार अपने सैनिकों के वेतन में भी अच्छा खासा इजाफा कर रही है। हालांकि चीन की सेना में शामिल सैनिकों की समस्याएं भी कम नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों को बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी तक नहीं हो पा रही है। अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग सेना पर अपना प्रभाव बढ़ाने में भी जुटे हैं और इसके लिए वो चीनी सेना में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। रिपोर्ट बताती है कि चीन की सेना का हर अधिकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। और ऐसे में अगर सैन्य अधिकारियों को सेना में आगे बढ़ना है तो उन्हें शी जिनपिंग और उनकी नीतियों के प्रति ईमानदार रहना होगा। यही नहीं, चीनी सेना के टॉप 25 अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और इसी वजह से चीन की सेना में बड़े पदों पर नियुक्ति में शी जिनपिंग का दखल होता है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए वहां पर मिले एक बम को नष्ट कर दिया।
जिससे वहां एक बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा बल ने आईईडी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसने बम को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी पुलिस के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। उधर ईरान पर आग बबूला ब्रिटेन को अब ईरान ने अपने निशाने पर ले लिया और प्रिंस हैरी के बहाने ब्रिटेन को नसीहत दे डाली। हाल ही में जारी हुई अपनी आत्मकथा में प्रिंस हैरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के 25 लड़ाकों को मारने की बात कबूली है और प्रिंस हैरी के इसी दावे को ईरान ने अपना हथियार बना लिया और ब्रिटेन पर टूट पड़ा। ईरान ने आरोप लगाया कि प्रिंस हैरी का अफगानिस्तान की लड़ाई में तालिबान के लड़ाकों को मारना भी एक युद्ध अपराध है, लेकिन उस पर तो ब्रिटेन अपनी आंखें मूंदा बैठा है और उल्टा ईरान को ही मानवाधिकारों पर लेक्चर देने में लगा है। ब्रिटेन और ईरान के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब ईरान ने कुछ दिन पहले अपने पूर्व उप रक्षा मंत्री अलीरेजा अकबरी को फांसी दी। अलीरेजा अकबरी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता थी, लेकिन ईरान ने उन्हें ब्रिटेन का जासूस बताकर फांसी पर लटका दिया। इसी बात पर ब्रिटेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन प्रिंस हैरी की किताब ने ईरान को बारूद असलहा थमा दिया। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर 1800 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में यूपी, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की शिकायत पर की गई, जिसमें बताया गया कि कुछ जालसाजों ने जीवन प्रमाण पत्र जारी करने वाली वेबसाइट से मिलती जुलती एक नकली वेबसाइट बना ली। इस नकली वेबसाइट के जरिए ही लोगों से ठगी करने का आरोप है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए ये सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने यह दावा किया कि जर्मनी कतर को दिए गए अपने खतरनाक चीता टैंकों को वापस चाहता है। बताया गया कि जर्मनी के एक सांसद ने टैंकों को दोबारा खरीदने की बात कही ताकि उन्हें यूक्रेन को दिया जा सके। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक जर्मनी एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस 15 चीता टैंकों को कतर से वापस खरीदना चाहता है। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने उससे और हथियारों की मांग की है। हालांकि दावा है कि पहले ही जर्मनी यूक्रेन को 30 चीता टैंक भेज चुका है। इस टैंक को जंग के मैदान में काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये जमीन पर तो दुश्मन को ढेर करती ही है, साथ ही आसमान में उड़ते दुश्मन को भी तबाह करने की ताकत रखता है। इसमें लगे रडार की मदद से दुश्मन के हमले का तुरंत पता भी लगाया जा सकता है। यानी अगर कतर से जर्मनी इन्हें वापस खरीदकर यूक्रेन को भेजता है तो ये ज़ेलेंस्की के सैनिकों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को राहत मिल गई। उन्हें खाद्य घोटाले और 685 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत मिली। हालांकि रतुल पुरी को यह जमानत 5 लाख के निजी मुचलके पर मिली। रतुल पुरी अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले और मोजर बेयर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी है और दोनों मामलों में वो पहले से जमानत पर हैं। उधर अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान ने कंदहार में चोरी के आरोपियों के हाथ काट डाले। इसके अलावा कई दूसरे मामलों के आरोपियों को भी सार्वजनिक तौर पर सजा दी गई, जिसके लिए तालिबान ने कंदहार में एक फुटबॉल स्टेडियम को चुना, जहां उन्होंने सभी आरोपियों के साथ साथ वहां के सैकड़ों लोगों को भी बुला लिया ताकि वो चोरी और दूसरे अपराधों के आरोपियों को सजा मिलते हुए देख सकें। इसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने सबसे पहले शरिया कानून के तहत 9 आरोपियों पर जमकर कोड़े बरसाए। इस दौरान कंदहार प्रांत के गवर्नर भी वहां मौजूद रहे। बाद में चोरी के आरोपियों को तालिबान ने क्रूर सजा देते हुए उनके हाथ काट दिए। इसके साथ ही तालिबान ने ये दलील दी कि इस तरह की सजा से लोग अपराध करने से डरेंगे। लेकिन तालिबान की इस कार्रवाई पर दुनिया भर में उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान से सार्वजनिक रूप से सजा न देने की अपील की और इसके साथ ही एक बार फिर दावा किया जाने लगा कि तालिबान ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद ये भरोसा दिया था कि इस बार उनका बदला हुआ रूप दिखाई देगा। लेकिन तालिबान नहीं बदले और उनका वही रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया। असल में 1990 के दशक के अंत में जब तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरा राज था, तब भी इसी तरह की क्रूर सजाएं लोगों को दी जाती थी। तब किसी भी अपराध के दोषी को सरेआम फांसी देना, कोड़े मारना और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारने जैसी सजाएं दी जाती थी। और एक बार फिर तालिबान ने इसी तरह की बर्बर सजाएं देनी शुरू कर दी। पिछले साल दिसंबर में ही उन्होंने सरेआम एक आदमी को फांसी पर लटका दिया था। इधर तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भगीरथ और उसके कुछ साथियों पर एक छात्र की रैगिंग करने का आरोप लगा। आरोप है कि एक निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल के कमरे में बंडी साई भगीरथ ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस छात्र से मारपीट की, जिसके 2 वीडियो भी सामने आए। पहले वीडियो में राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बेटा बंडी साई भागीरथ हॉस्पिटल के एक कमरे में अपने कुछ साथियों के साथ दिखा। वो वहां एक छात्र को दे दनादन पीटता नजर आया। ऐसे में वो छात्र वहां डरा सहमा बैठा रहा। जबकि एक दूसरे वीडियो में यूनिवर्सिटी के कैंपस में आरोपी बंडी साई भागीरथ अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस छात्र से मारपीट करता नजर आया।
इन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने इसे भारत राष्ट्र समिति की गंदी राजनीति करार दिया। उधर यूक्रेन ने वैगनर ग्रुप के 25 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि बखमुत में सोलेदार के पास जेलेंस्की की सेना ने वैगनर ग्रुप पर जोरदार हमले किए, जिनमें वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि उसने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर चुन चुन कर तोप से गोले बरसाए। अपने दावे को सही साबित करने के लिए उसकी तरफ से दुश्मन पर कहर बरपाने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें जमीन पर एक के बाद एक कई धमाके होते हुए दिखाई दिए। दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके हमलों से बचने के लिए जमीन में गड्ढे बनाकर उनमें छिपे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की फौज ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। और यूक्रेन के मुताबिक उसके हमलों में वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। वैगनर ग्रुप के कई सैनिकों को ढेर करने का दावा करने के साथ ही यूक्रेन ने उनके शवों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक मकान में चारों तरफ कई शव पड़े हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ जवान शवों को एक ट्रक से उतारकर अंदर ले जाते हुए नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की मौत हुई। कुछ दिनों पहले ही वैगनर ग्रुप ने सोलेदार में यूक्रेन के सैनिकों को पीछे खदेड़ने का दावा किया था, जबकि बाद में रूस की सेना ने भी बताया था कि अब इस शहर पर उसका कब्जा हो गया। लेकिन तभी यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस सोलेदार पर कब्जे को लेकर खोखला प्रचार कर रहा है। और अब जब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को ढेर करने का दावा यूक्रेन कर रहा है तो पुतिन की सेना पर ही सवाल उठने लगे, क्योंकि एक दिन पहले ही रूसी सेना ने सोलेदार में यूक्रेन के कई आधुनिक हथियारों पर कब्जे का दावा किया था। लेकिन इसके बाद यूक्रेन ने फिर साफ किया कि सोलेदार में उसकी सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और अब तो यूक्रेन ने वैगनर ग्रुप पर किए गए हमलों का वीडियो भी जारी कर दिया। असल में अब तक सोलेदार शहर पर कब्जे की लड़ाई सबसे खूनी साबित हुई है। यूक्रेन की सेना पूरे बखमुत को वापस लेने के लिए लड़ रही है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा डोनबास के कई हिस्सों में जेलेंस्की के सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन खबर है कि इसके बावजूद रूस पिछले एक महीने से लगातार यूक्रेन पर हावी होने की कोशिश में जुटा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का एक पूर्व कमांडर भागकर नॉर्वे में छिप गया, और दावा है कि उसने जंग में जाने के डर सताने लगा था, जिसके बाद उसने चोरी छिपे रूस से भागकर नॉर्वे की सरकार से शरण मांगी, जहां जाकर उसने पागलखाने में भर्ती किए जाने की मांग की, क्योंकि उसका दावा है कि उसको अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाजें और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने पूर्व कमांडर आंद्रे मेदवेदेव को नौकरी से निकाले जाने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेदवेदेव के वैगनर ग्रुप के कमांडर के पद पर रहते हुए कई नियम तोड़े, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से निकाला गया और वो नॉर्वे भाग गए। इधर पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हाशिम बाबा से अब लूट के एक मामले में पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस को मोहाली कोर्ट से हाशिम बाबा की 3 दिन की रिमांड मिली है, जिसके बाद अब वो हाशिम बाबा से पूछताछ करेगी। हाशिम बाबा को ख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक मोहाली में गहने की दुकान में हुई लूट के मामले में पुलिस हाशिम बाबा से पूछताछ करेगी। उधर चीन ने एक ऐसी ट्रेन तैयार कर ली जिसकी रफ्तार प्लेन से भी ज्यादा होगी, जिसका मतलब ये कि हाई स्पीड ट्रेन पटरियों पर दौड़ने की बजाय उड़ेगी, और महज 7.5 मिनट में ये 30 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। जानकारी के मुताबिक इस अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ऐसी 3 ट्रेनों की टेस्टिंग चीन में सफल रही, जिसकी जानकारी चीनी मीडिया के जरिए दी गई। साथ ही ये उम्मीद जताई गई कि इन ट्रेनों की मदद से उनके नागरिकों का सफर आसान और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसे तैयार करने वाली कंपनी ने दावा किया कि हवा की रफ्तार से चलने वाली इन ट्रेनों में ना तो कोई शोर होगा, ना ही सफर में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, बल्कि इसमें सफर करने वाले यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा जैसा एहसास होगा। इधर मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड के बीच अगले हफ्ते दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान जताया, जिसका असर दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। इस बीच राजस्थान की राजसमंद पुलिस ने एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर 5 दिन तक नाबालिग का रेप करने का आरोप है, जिन्हें पुलिस ने कई टीमें बनाकर गिरफ्तार कर लिया। बापर्दा 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि पीड़ित 4 जनवरी को उस वक्त लापता हो गई थी जब वो उदयपुर में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई। बाद में परिवार की शिकायत पर 10 जनवरी को वो उदयपुर में मिली थी।
उधर जापान ऐसी क्रूज मिसाइल बनाने जा रहा है जो एक साथ 3 काम करेगी। जापान की मीडिया ने यह दावा किया कि उसके ये मिसाइल जासूसी करेगी, दुश्मन के रडार को चकमा देगी और मौका देखकर हमला कर देगी। चीन की बढ़ती चालों की वजह से जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है और 3-in-1 क्रूज मिसाइल बनाने का फैसला उसी का हिस्सा है। वैसे जापान की मीडिया की माने तो वो इस प्रोजेक्ट पर 2018 से ही काम कर रहा है और 2026 तक उसे पूरा भी कर लेगा, जिसके बाद दुनिया जापान के इस कारनामे को देखेगी। जापान की मीडिया ने दावा किया कि ये नई मिसाइल 3 काम करेगी। पहला, दुश्मन की जासूसी, दूसरा उसके रेडार को जाम करना और तीसरा, दुश्मन पर आक्रमण करना। यानी शांत रहने वाले जापान ने अशांति फैलाने वाले चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की, क्योंकि इस तरह के हथियार या मिसाइलें चीन बनाता है। चीन ने कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार बनाकर दुनिया को डराया भी है, क्योंकि यह हथियार दुश्मन की मिसाइलों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के इस्तेमाल से ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें हवा में ही उड़ा देते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से जापान ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया और एक मिसाइल से चीन पर 3 वार करने का प्लान बना लिया। जापान अपनी सुरक्षा नीति बदल चुका है और इसमें अमेरिका उसका साथ दे रहा है। खबर है कि अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए जापान में F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू कर दी, जो यूरोप से जापान भेजे जा रहे हैं। अमेरिका के F-16 जर्मनी से जापान भेजे जा रहे हैं, जो जापान में F-15 की जगह लेंगे। इधर राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गहलोत सरकार पहले ही राज्य में OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है, लेकिन बिजली विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार ने यह आदेश सिर्फ विभागीय कर्मचारियों के लिए ही लागू किया है, जबकि निगम कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। केवल बिजली निगम के नहीं है, दूसरे कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, वो भी इसी तरीके से सड़क पर आ सकते हैं। तो बताया गया कि कई सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी इस मुद्दे पर सरकार से नाराज हैं। उधर भारत से बातचीत की भीख मांगने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ही देश में गिर गए। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, क्योंकि भारत के संग हुई 3 जंग से वो सबक सीख चुका है और उनसे हुए नुकसान का अब तक खामियाजा भुगत रहा है। शहबाज यही नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने भारत के आगे बातचीत प्रस्ताव भी रख दिया था। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. पाकिस्तान दर दर की ठोकर खा रहा है, क्योंकि उसकी सरकार के पास अपने नागरिकों को देने के लिए पेट भर अनाज तक नहीं है। वहाँ महंगाई बम ऐसा फूटा कि लोग आटे दाल के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर UAE पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने भारत से बातचीत का जिक्र कर डाला, जिसका पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया और पाकिस्तान में शहबाज के विरोधी इमरान की पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। PTI नेताओं ने शहबाज के भारत से बातचीत की भीख मांगने को पाकिस्तान की नीति के खिलाफ बताया, जिसके बाद शहबाज का इतना विरोध हुआ कि पाकिस्तान के PMO को सफाई देनी पड़ी और बयान जारी किया गया कि शहबाज की बात का गलत मतलब निकाला गया। अब शहबाज शरीफ का कार्यालय लाख सफाई दे, लेकिन शहबाज शरीफ की हालत सबको पता है, क्योंकि वो खुद जता चुके हैं कि उन्हें दूसरे देशों से पैसे मांगने में शर्म आती है। कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान का मीडिया और वहाँ के कई रक्षा विशेषज्ञों ने उन्हें भारत से करीबी बढ़ाने का सुझाव दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक शक्ति का सबूत दिया और रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखे, जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने शहबाज शरीफ को भारत के प्रधानमंत्री से सीखने की सलाह दी। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ के सुर इसलिए बदले, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सुर बदला, विपक्ष ने उन पर हमला बोला और शहबाज शरीफ की नीतियों पर उंगली उठा दी। यानी पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन उसके नेताओं को अकल नहीं आई, या यूं कहें कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इस बीच खबर है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पुर्जों की सप्लाई करने वाली कई कंपनियों को भारत में काम करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। पहले ही एप्पल के फोन भारत में बनने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में अगर पुर्जे बनाने वाली कंपनियां भी चीन छोड़कर भारत में आ गई तो भारत में नया मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार हो सकेगा। इधर यूएन की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफाल ग्रॉसी ने यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांटों का दौरा किया। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने जानबूझकर उसके कई शहरों पर मिसाइलों से हमला किया और कई पावर प्लांटों को तबाह कर दिया। जेलेंस्की का आरोप है कि पुतिन की सेना जानबूझकर पावर प्लांटों को निशाना बना रही है ताकि पूरे यूक्रेन में बिजली संकट खड़ा हो जाए।
लेकिन जेलेंस्की की परेशानी तब और बढ़ गई जब पुतिन ने न्यूक्लियर पावर प्लांटों को भी निशाने पर ले लिया। इसी बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने यूक्रेन के 2 शहरों में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट का जायजा लिया। Overall, circumstance for the plant to continue to operate in spite of these difficulties imposed by the war. इससे पहले जेलेंस्की ने आरोप लगाए थे कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रखरखाव में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां रूसी सेना की मिसाइलें लगातार बरस रही हैं, जिससे प्लांट के कर्मचारी अपना काम नहीं कर पा रहे। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के वक्त उस कार में 2 बच्चे समेत 7 लोग सवार थे। तभी वो कार डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती हुई नजर आईं। तभी एक बेकाबू कार डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क किनारे लगे होर्डिंग में जा घुसी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद कर रहे हैं, यानी वो यूक्रेन को हथियार और दूसरी चीजें तो भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को जंग में नहीं उतारा है। हालांकि अब एक और नेटो देश पोलैंड ने आशंका जताई कि आने वाले वक्त में ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। पोलैंड के मुताबिक अगर यूक्रेन रूस से हार गया तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय हो जाएगा, क्योंकि पुतिन अपनी नजर यूक्रेन के बाद यूरोप के दूसरे देशों पर गड़ा देंगे। पोलैंड ने दावा किया है कि यूक्रेन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए अपना खून बहा रहा है, और इसीलिए उसने जर्मनी समेत दूसरे नेटो देशों से अपील की कि वो यूक्रेन की जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दे, ताकि यूक्रेन जीत जाए और यूरोप पुतिन के खतरनाक इरादों से बच जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध ही होगा, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन सकता है। और इसी तबाही से बचने के लिए यूरोपियन यूनियन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उसने रासायनिक, जैविक और परमाणु हमले से बचने के लिए पहली बार एक रिजर्व फंड रखा है। यूरोपियन यूनियन ने परमाणु हमले से बचने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पहली बार उसने $262 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिजर्व तैयार किया है, जिससे जरूरत पड़ने पर बचाव के उपकरण, एंटीडोट्स और रेडिएशन मीटर लिए जा सके। बाल्टिक सागर के करीब बसा फिनलैंड रूस से करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और वो भी कई बार इस बात की आशंका जता चुका है कि यूक्रेन का युद्ध परमाणु हमले तक भी पहुंच सकता है। और उस बीच खबर है कि रूसी सेना पर नजर रखने के लिए नेटो के देशों ने रोमानिया में कई टोही विमानों को तैनात कर दिया है। रोमानिया नेटो का सदस्य है और यूक्रेन के साथ लंबा बॉर्डर साझा करता है, और इसी वजह से नेटो ने रोमानिया में निगरानी करने वाले विमानों को तैनात करने का फैसला लिया, ताकि वहां से वो रूसी सेना की गतिविधियों पर नजर रख सके। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि पुतिन की सेना की निगरानी के लिए कितने विमानों की तैनाती की गई है, लेकिन दावा है कि जिन विमानों को पेट्रोलिंग के लिए उतारा गया वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी रूस के लड़ाकू विमानों का पता लगा सकते हैं, जिसके जरिए नेटो को रूस के खिलाफ रणनीति बनाने और उस हिसाब से यूक्रेन की मदद करने में आसानी होगी। खबर तो ये भी है कि रोमानिया के अलावा पश्चिमी यूरोप और बाल्टिक सागर में भी इस तरह के कई विमान रूसी सेना पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन से राजधानी कीव के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में गृह मंत्री की जान चली गई। उनके साथ एक और मंत्री की भी मौत हो गई है। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब यूक्रेन को इतना बड़ा झटका लगा और कीव के बेहद करीब उसके 2 मंत्रियों की एक बड़े हादसे में मौत हो गई। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ और क्या हुआ इसका पता नहीं चल पाया और इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक हेलीकॉप्टर हवा में ही आग का गोला बन गया था, यानी इमारत पर गिरने से पहले ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। और यह हादसा राजधानी कीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर हुआ, जिसमें यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 2 मंत्रियों की जान चली गई। वहीं इस हादसे में 3 बच्चों समेत 16 दूसरे लोगों की भी मौत हो गई। क्योंकि यूक्रेन के गृह मंत्री को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर छोटे बच्चों के एक स्कूल की इमारत पर जा गिरा और उसके गिरते ही वहां भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास की कई इमारतें भी आ गईं। हादसा इतना खतरनाक था कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर टकराया वहां इमारत के एक बड़े हिस्से के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा राजधानी कीव से 20 किलोमीटर दूर बसे ब्रोवरे शहर में हुआ। सुबह के वक्त हेलीकॉप्टर जैसे ही इमारत से टकराया वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ हादसे की जगह की तरफ दौड़ पड़ी। वहां के हालात देखकर कई लोगों की तो चीख निकल गई, जबकि हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। लेकिन वहां का बुरा हाल देखकर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां चारों तरफ इमारत का मलबा बिखरा हुआ दिखा और बिल्डिंग के अंदर और बाहर लोगों के शव इधर उधर पड़े हुए दिखाई दिए और दूर दूर फैले हुए हेलीकॉप्टर के टुकड़े भी नजर आए। वहां जिस तरह के हालात से वो साफ बयां कर रहे थे कि हादसा कितना भीषण था।
यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक कई चश्मदीदों ने बताया कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ब्रोवरेज शहर में पहुंचा था वहां बिजली नहीं थी। इसके साथ ही मौसम भी धुंध से भरा था और तभी अचानक उन लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। कुछ चश्मदीदों का तो ये भी कहना था कि जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तभी वो आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। हालांकि यूक्रेन की पुलिस ने जांच के बाद ही हादसे की वजह का पता लगने की बात कही। यूक्रेन की पुलिस के मुताबिक हादसे में गृह मंत्री देनिस मोनास्तिस्की समेत 2 मंत्रियों की मौत हुई, जबकि 3 बच्चों समेत 16 दूसरे लोग भी हादसे का शिकार हो गए, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूरे देश के लिए एक बड़ी त्रासदी करार दिया। उन्होंने अपने बेहद खास मंत्री देनिस मोनास्तिस्की की मौत पर भी दुख जताया और बताया गया कि जंग के दौरान यूक्रेन के गृह मंत्री ने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया था और वो ज़ेलेंस्की की कैबिनेट के काफी अहम सदस्य थे। 42 साल की उम्र के देनिस मोनास्तिस्की जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ अपनी सेना का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए थे। इसके लिए वो रूस के हमलों के खतरे के बीच भी एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। बताया गया कि इस बार भी वो ऐसी ही एक जगह के लिए निकले थे जो जंग के लिहाज से काफी अहम थी। यूक्रेन के मुताबिक गृह मंत्री देनिस मोनास्तिस्की जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें उनके मंत्रालय के 6 और लोग भी थे, जबकि हेलीकॉप्टर में क्रू के 3 सदस्य भी मौजूद थे। उधर ईरान की सेना के एक कमांडर ने अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। ईरान की सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही उसने पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया था और ऐसा होते ही ईरान का प्रशांत महासागर में एंट्री लेने का दरवाजा खुल जाएगा, जो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं होगी। रही बात इजराइल की, तो सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान इजराइल को निशाना बनाने का कोई रास्ता नहीं चूकता। ईरान खुलकर इजराइल को सबक सिखाने की बात भी कह रहा है, जिसका सबूत है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक कमांडर अली फदवी का बयान, जिन्होंने खुलकर कहा कि ईरान अपनी सेना का दम बढ़ाने में जुटा है और जिससे बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल की तबाही होगी। क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इजराइल को ईरान पर अटैक करने की हिम्मत अमेरिका से मिलती है। ईरान के कमांडर ने कहा कि बहुत जल्द ईरान अमेरिका को सबक सिखाएगा, जिससे इजराइल की कमर ही टूट जाएगी। यही फदवी का मानना है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की सेना को कम समझ रहे हैं, लेकिन समय आते ही उन्हें पता चल जाएगा कि वो गलत थे, क्योंकि ईरान की सेना उन्हें सबक सिखाएगी। हालांकि ईरान की हरकतों पर इजराइल और अमेरिका की नजर है और इसी पर बात करने के लिए इजराइल के तेल अवीव में इजराइल के मंत्री और अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी की मुलाकात हुई। यानी तैयारी दोनों तरफ से पूरी है और इजराइल और ईरान दोनों कमर कस के तैयार हैं। और इधर आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में नोटों के बंडल लहराए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई और सबूत के तौर पर उन्होंने सदन में नोट रख दिए। मोहिंदर गोयल का आरोप है कि दिल्ली सरकार के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती में धांधली हुई है और उन्हें मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए। ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। उन्होंने जांच एजेंसियों पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इस बीच ग्रीस को डराने के लिए तुर्की ने अपनी टाइफून मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर करने का ऐलान कर दिया। ये तुर्की की वो मिसाइल है जिससे सबसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का माहौल और ज्यादा बिगड़ना तय हो गया है। खबर है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के खिलाफ वही चाल चलने की तैयारी में है जो वो दशकों से भारत के खिलाफ चल रहा है। बड़ी बात यह कि इसकी खबर तालिबान को भी लग गई और पता चल गया कि पाकिस्तान उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। खबर है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा के पास कुछ आतंकी कैंप चल रहे हैं। पाकिस्तान ही इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने में लगा है। ये आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के बताए जा रहे हैं। यही वो संगठन है जो पिछले करीब 1.5 साल से तालिबान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अफगानिस्तान में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी ISKP ले चुका है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की तालिबान से विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता आने के बाद ये लड़ाई बढ़ती चली गई। पाकिस्तान में ISKP के आतंकियों की फैक्ट्री का खुलना वैसा ही है जैसा POK में लश्कर और जैश के आतंकियों का कैंप लगना। जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकियों का इस्तेमाल करने की कोशिश में दशकों से लगा हुआ है, अब वही चाल वो तालिबान के खिलाफ चलने वाला है। इसलिए तालिबान ने साफ कहा है कि उसने पाकिस्तान से खतरा है, जबकि ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान की मदद से ही अफगानिस्तान की सत्ता में आए थे। लेकिन अब तालिबान को उसी पाकिस्तान से खतरा महसूस होने लगा। ऐसा तब हुआ जब तालिबान लगातार पाकिस्तान में बैठे तालिबानी आतंकियों की मदद कर रहे थे। मतलब ये कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मदद मिल रही थी, जैसे पाकिस्तान के दुश्मन आतंकी संगठन की मदद अफगानिस्तान कर रहा था। अब कुछ वैसा ही अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान करने वाला है। पाकिस्तान में ISKP के ट्रेनिंग कैंप लगने का जिक्र तालिबान की एक खुफिया रिपोर्ट में होने का जिक्र है।
यानी पहले से आतंक की आग में जल रहा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उसे अपनी हर परेशानी का इलाज आतंकियों की झोली में ही मिलता है। और इधर मध्य प्रदेश के रायसेन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के वक्त उस कार में 2 बच्चे समेत 7 लोग सवार थे। तभी वो कार डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती हुई नजर आईं। तभी एक बेकाबू कार डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क किनारे लगे होर्डिंग में जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि होर्डिंग के परखच्चे उड़ गए, जबकि वो कार 2 बार पलटते हुए सड़क किनारे जा पहुंची। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग कार में सवार लोगों की जान बचाने के लिए पहुंच गए। इसके बाद लोगों ने पुलिस की मदद से कार को सीधा किया। गनीमत ये रही कि कार में बैठे लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। उधर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। गुना में कांग्रेस के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन नगर पालिका के चुनाव से ठीक पहले ऐसा होना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वहां राघवगढ़ नगर पालिका के लिए 20 जनवरी को मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस के नेता घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच खबर है कि सऊदी अरब की कोशिश ईरान के साथ झगड़ा खत्म करने की है। इसके लिए ईरान के साथ बातचीत की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। ये दावा खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने दिया है और ये दावा किया कि सारे अरब देशों में शांति बनाए रखना सऊदी अरब की पहली प्राथमिकता है। पिछले करीब 3 महीनों से सऊदी अरब और ईरान के बीच जंग के आसार बने हुए थे। यहाँ तक कि सऊदी अरब को लग रहा था कि ईरान एक बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इराक और सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अमेरिका तक ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए थे। लेकिन अब कुछ हफ्तों से दोनों देशों के बीच तलवारें झुकी हुई महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह सऊदी अरब के विदेश मंत्री के बयान ने साफ कर दी। सऊदी अरब की कोशिश है कि ईरान के साथ वार्ता शुरू हो ताकि जंग लड़ने की जरूरत ना पड़े। सऊदी अरब का दावा है कि सारे अरब देशों को इस वक्त विकास के रास्ते पर बढ़ने और आर्थिक तौर पर मजबूत होने की जरूरत है, जबकि जंग से उनका कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा। इधर दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर सिग्नल में आई खराबी के बाद ट्रेन सेवा पर असर पड़ा और हालांकि बाकी रूट पर सेवाएं जारी रही। लेकिन कालिंदी कुंज से ओखला बर्ड सेंचुरी के बीच केबल चोरी करने की कोशिश की गई, जिससे सिग्नल में खराबी आ गई और यात्री घंटों तक परेशान रहे। उधर तेलंगाना के खम्मम में हुई बीआरएस की रैली में नीतीश को न्योता नहीं मिला। इस रैली में के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के भी किसी नेता को नहीं बुलाया था। लेकिन केसीआर ने नीतीश से भी दूरी बना ली और उन्हें खम्मम की रैली में नहीं बुलाया, जबकि उस रैली में दिल्ली और पंजाब समेत केरल और कई विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री और नेता शामिल हुए। जबकि अटकलें हैं कि नीतीश विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनने का जुगाड़ लगा रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं। नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 इज डिफरेंट। हम अपोजिशन की टोटल यूनिटी के पक्षधर हैं। लेकिन तेलंगाना के सीएम की रैली जेडीयू के प्लान पर पलीता लगा सकती है, क्योंकि केसीआर ने जता दिया कि वो केवल बीजेपी और कांग्रेस से नहीं बल्कि जेडीयू से भी दूरी बनाने के मूड में है। यानी अगर उन्होंने मोर्चा बनाया तो वो बिना जेडीयू के बनेगा, जबकि जेडीयू ने आरजेडी से हाथ ही 2024 को ध्यान में रखकर मिलाया। लेकिन केसीआर की एंट्री से नीतीश का बीजेपी से लड़ने का प्लान बिगड़ सकता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि जितने मोर्चे होंगे उतने वोट बटेंगे। इस बीच इंडोनेशिया के सुलावेसी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। हालांकि इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र समंदर में 145 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। इससे पहले पिछले साल 21 नवंबर को भी इंडोनेशिया में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उधर चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने लाइव फायर ड्रिल कर अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। पिछले हफ्ते अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया था, जिससे बौखलाकर चीन ने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। असल में अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए पहली बार दक्षिण चीन सागर में अपने निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। और अमेरिका का ये दावा है कि उसका ये स्ट्राइक ग्रुप अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक मार करने वाले खतरनाक हथियारों से लैस है। इसी डर की वजह से चीन ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। इस दौरान शैनडोंग युद्धपोत पर तैनात J-15 लड़ाकू विमानों ने रात में जंग लड़ने और समंदर में दुश्मन को ढेर करने की अपनी ताकत को भी परखा।
और अमेरिका को ये चेतावनी दी कि अगर दक्षिण चीन सागर में उकसावे वाली कोई भी कार्रवाई की तो चीन उस पर हमला करने से भी नहीं चूकेगा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब समंदर में चीन और अमेरिका ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई हो, क्योंकि पिछले महीने दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए थे। ये घटना तब हुई थी जब अमेरिका का RC-135 विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था। तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद नजदीक पहुंच गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक चीनी फाइटर जेट उसके विमान के इतना पास आ गया था कि दोनों के बीच सिर्फ 20 फीट की दूरी रह गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन के पायलट पर खतरनाक तरीके से विमान उड़ाने का आरोप लगाया था और उसने ये चेतावनी भी दी थी कि वो चीन की तरफ से बनाए जा रहे दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 28 जनवरी तक होगा। इसके पहले चरण का आयोजन पिछले साल 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच किया गया था। उधर दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर एक लड़के ने मेट्रो के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। हालांकि उस लड़के ने आत्महत्या किस वजह से की इसका पता नहीं चल सका। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां के उद्योगपतियों को मिलने के लिए बुला लिया, लेकिन बुलाने के बाद उनसे खाने का बिल खुद चुकाने को कह दिया। मतलब ये कि पाकिस्तान की सरकार कंगाल हो चुकी है। सरकार के पास मेहमानों को खाने खिलाने की हैसियत भी बाकी नहीं बची। उससे भी ज्यादा शर्मनाक तो ये कि प्रधानमंत्री को ये बात मंच से कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ। खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बात मजाक में कही हो, बल्कि अगर किसी ने ये बात मजाक समझी हो तो उन्होंने मुगालता दूर करने में भी देर नहीं लगाई। No, but I'm not joking. I'm serious. ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के उद्योगपतियों को मिलने के लिए बुलाया था। देश का बजट बनाने से पहले वो उद्योगपतियों की मांगे सुनना चाहते थे, लेकिन मेहमान नवाजी का खर्च उठाने लायक पैसा भी सरकार की जेब में बचा नहीं था। तो बजट में वो उद्योगपतियों को भला क्या दे सकते थे। लेकिन ये तो पाकिस्तान के हालात का सिर्फ एक नमूना है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर है, जो पूरे एशिया के आर्थिक हालात पर बुरा असर डाल रही है। मतलब ये कि पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पूरे एशिया पर असर डालने लगी है। पाकिस्तान की बदहाली ऐसी है कि इस साल उसकी जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। बदहाली भी ऐसी कि पाकिस्तान इस साल नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के सामने भी टिकने वाला नहीं, जबकि ये तीनों वो देश हैं जो राजनीतिक उथल पुथल से परेशान हैं। अनुमान तो ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान के सामने तो लोगों को रोटी खिलाने के लाले पड़े हुए हैं। सड़कों पर आटे के लिए जंग छिड़ी हुई है और सरकार के पास मेहमानों का पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है और इन हालात से बाहर निकलने के लिए उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भारी भरकम मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी तब और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी जब IMF ने उसके सामने भारी भरकम शर्तें रख दी, जिन्हें पूरा करना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। IMF ने शर्तों का ऐसा पुलिंद तैयार किया है कि पाकिस्तान को कर्ज मिलने की कोई सूरत नहीं दिख रही। IMF ने कहा है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं, पेट्रोल महंगा किया जाए और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाए ताकि सरकार की कमाई हो। लेकिन पाकिस्तान तो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल है। वहाँ अगर सरकार ने टैक्स और बढ़ा दिए तो लोग भूख से मर जाएंगे, ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता। मतलब ये कि अगर वहाँ संसद भंग हो गई या सरकार बदल गई तो IMF का कर्ज वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान को IMF से एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत $100 करोड़ यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इधर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए दिन रात फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, जिसमें अर्धसैनिक बल से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल हैं। सशस्त्र महिलाओं का दस्ता भी फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बावजूद रिहर्सल के दौरान जवानों के जोश में कोई कमी नजर नहीं आई। उधर प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे से पहले मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी यात्रा से पहले आतंकी हमले का अलर्ट भेजा गया।
जिसमें ये जानकारी दी गई कि ड्रोन या रिमोट से कंट्रोल होने वाले छोटे एयरक्राफ्ट से पीएम की रैली को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद कुछ इलाकों में पैराग्लाइडिंग या ड्रोन उड़ाने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी गई। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई में कार्यक्रम है। इस बीच यूएई से दोस्ती निभाने के चक्कर में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दे दिया कि यूएई के ईरान से रिश्तों पर ही अब बन गई है। हुआ ये कि अपने यूएई के दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ईरान को उसका दुश्मन बता दिया, जिसके बाद ईरान की तो त्योरियां चढ़ गई और यूएई भी असमंजस में पड़ गया, क्योंकि यूएई और ईरान के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक दोनों रिश्ते हैं और दोनों देश उन्हें और मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन यूएई में तैनात अपनी स्पेशल फोर्स के बीच पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने कह दिया कि जैसे दक्षिण कोरिया का दुश्मन उत्तर कोरिया है, उसी तरह यूएई का दुश्मन ईरान है। इसीलिए दक्षिण कोरिया को अपने भाई देश यूएई की रक्षा करनी होगी। इधर पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन से हथियार भेजने वाली साजिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बल ने गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक कई हथियार बरामद किए, जिन्हें पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारत भेजने की प्लानिंग की थी, ताकि 26 जनवरी से पहले किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की ये साजिश उस वक्त नाकाम हो गई जब बीएसएफ के जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान उस ड्रोन को देख लिया। उन्होंने पाकिस्तान से आए ड्रोन को देखते ही उस पर गोलियां चला दी। जब ड्रोन पर फायर करा तो उसी के साथ किसी सामान के गिरने की भी आवाज सुनाई देगी। खबर है कि हथियारों से भरे पैकेट को गिराने के बाद पाकिस्तान का ड्रोन लौट गया। हालांकि उसकी तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं दूसरी जगह भी तो हथियार नहीं गिराए गए। बीएसएफ ने जो हथियार बरामद किए उनमें चीन की बनी 4 पिस्तौलें, 8 मैगजीन और 47 कारतूस शामिल हैं। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के लिए कंट्रोल कमांड सेंटर तैयार किया गया। इस सेंटर के जरिए मेले में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जिसके लिए वहां करीब 200 कैमरे लगाए गए, ताकि सुरक्षा बल को न सिर्फ किसी भी आतंकी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि इन कैमरों के जरिए मेले में जुटी भीड़ को कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मी व्यवस्थापित हैं। जो 6 जनवरी से शुरू हुआ माघ मेला 18 फरवरी तक चलेगा। इस बीच लखनऊ में अश्लीलता फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। एक रोज पहले वो आरोपी एक नाबालिग लड़की को स्कूटर पर बैठाकर स्टंट करता हुआ दिखा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो दोनों सड़क के बीचों बीच स्कूटर से स्टंट करते नजर आए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता फैलाने के आरोप में उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उधर पाकिस्तान को अमेरिका ने एक और बड़ा झटका दे सकता है। खबर है कि वहां की संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसके पास होते ही पाकिस्तान की बड़ी फजीहत होगी। यहां तक कि पाकिस्तान की फौज को अमेरिका से मदद मिलना भी बंद हो सकती है। पहले से आतंकवाद का समर्थक होने की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। और अब अमेरिका के एक सांसद ने इसी बात का गुस्सा भी एक बिल में निकाल दिया। एक दिन पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। हाफिज सईद को तो पाकिस्तान बरसों से पाल रहा है। ऊपर से पाकिस्तान वही मुल्क है जो 10 साल तक ट्विन टावर गिराने वाले ओसामा बिन लादेन को दुनिया से छुपा कर पालता रहा। इसलिए पाकिस्तान की पहचान अमेरिका के लोगों में किसी आतंकी मुल्क जैसी ही है। पाकिस्तान के खिलाफ यही गुस्सा उस बिल में भी दिखा जो अमेरिका की संसद में पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान से नेटो का सहयोगी देश होने का दर्जा छीन लेना चाहिए। पिछले साल अमेरिका ने ये दर्जा अफगानिस्तान से छीन लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की सेना को अमेरिका से मदद मिलनी बंद हो गई थी। और इसके पीछे भी अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के दबदबे को वजह बताया गया था। 2021 में अमेरिका की सेना के अफगानिस्तान से निकलते ही अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच समीकरण बदल गए थे। और अब कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 18 देश ऐसे हैं जो नेटो के सदस्य तो नहीं है, लेकिन उन्हें नेटो के सहयोगी देशों का दर्जा हासिल है। इन देशों को अपनी सेना मजबूत करने के लिए अमेरिका से कई तरह की मदद मिलती है। लेकिन अगर पाकिस्तान से ये दर्जा छिन गया तो उसे वो मदद मिलनी बंद हो जाएगी। हालांकि इस बिल का पास होना आसान नहीं है, क्योंकि इस बिल को पास कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की मंजूरी जरूरी है। इस तरह के फैसलों का अधिकार बाइडेन की रजामंदी के बिना मुमकिन नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त बाइडेन अपने लिए बेहद अहम मान रहे हैं। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करों पर नजर रखने वाली डीआरआई ने दुबई से आए एक यात्री से 4.5 करोड़ रुपए का सोना जब्त करने का दावा किया, जिसे अंडरवियर में छिपा कर लाया गया था। लेकिन एयरपोर्ट पर डीआरआई को शक हुआ और उसने संदिग्ध को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उससे करीब 8 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई गई। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले घातक टैंक चैलेंजर 2 का एक वीडियो जारी किया, जिसमें टैंक की ताकत दिखाई गई। बताया जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन को कई चैलेंजर 2 टैंक भेजे जाएंगे।
ताकि यूक्रेन की सेना रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब दे सके। ब्रिटेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें वो चैलेंजर 2 टैंक उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी तेज रफ्तार से दौड़ता दिखाई दिया। सड़क पर टैंक गड्ढे में भरे पानी को भी बिना रुकावट के पार करता नजर आया। ब्रिटेन ने इस टैंक का वीडियो जारी कर दिखा दिया कि ये किसी भी हालत में दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत रखता है। चैलेंजर 2 टैंक को बहुत ही फुर्तीला और घातक माना जाता है। ये टैंक ऐसे हमले करता है कि टारगेट को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि ये टैंक जल्द यूक्रेन को भेज दिए जाएंगे। इधर पंजाब के लुधियाना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर 2 बदमाशों ने एक आदमी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और बताया गया कि बदमाश चोरी के मकसद से एक होटल में घुसे थे और इसी दौरान उन्होंने उस आदमी पर हमला बोल दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी काउंटर के पास खड़ा दिखाई दिया। तभी 2 लोग होटल के अंदर घुस आए और उससे पैसा निकालने को कहा, लेकिन उस आदमी ने इसका विरोध किया। तभी एक बदमाश पिस्तौल दिखाकर उसे धमकाने लगा, जबकि दूसरे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए। हालांकि होटल में काम कर रहे आदमी ने उनका पीछा किया, लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच जर्मनी के लुत्सरात में कोयले की एक खदान के विस्तार का विरोध कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनमें पर्यावरण बचाने की मुहिम चलाने वाली ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल रही। जो 4 दिन पहले कोयले की इस खदान के विस्तार के खिलाफ सैकड़ों लोगों के साथ लुत्सरात गांव के आसपास प्रदर्शन करने बैठ गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। इसके पीछे पुलिस ने तर्क दिया कि खदान के पास प्रदर्शन करने से उन लोगों की जान को खतरा है और इसी वजह से पुलिस उन्हें वहां से उठाने में जुट गई। लेकिन जब वो लोग हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई और ग्रेटा थनबर्ग समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने घोड़े दौड़ाकर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की, फिर भी जो लोग नहीं माने उन पर लाठियां बरसाई गई। यूक्रेन युद्ध के बाद से पूरा यूरोप बिजली के संकट से जूझ रहा है, जिसे पूरा करने के लिए जर्मनी की सरकार ने कोयले की इस खदान के विस्तार का फैसला लिया, जिसके विरोध में स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग समेत वहां रहने वाले कई लोग खड़े हो गए। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर चलती एक मर्सिडीज कार में अचानक से आग लग गई और बताया गया कि बोनट से धुआं निकलता देखकर कार में बैठे लोग दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। लेकिन आग ने देखते ही देखते मर्सिडीज के अगले हिस्से को पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक अगला हिस्सा पूरी तरह से जल गया। हालांकि कार में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शायर वसीम बरेलवी की कार हादसे का शिकार हो गई और बताया गया कि दूसरी दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के लिए वसीम बरेलवी को दिल्ली के बीएलके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। एक्सरे रिपोर्ट में उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर और कंधे में चोट नजर आई। इस बीच खबर है कि ब्लैंक पेपर आंदोलन को कुचलने के लिए चीन की सरकार प्रदर्शनकारियों से सादे कागज पर साइन करवा रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। पूरे चीन में पिछले कई महीनों से कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए शी जिनपिंग की सरकार ने कई नारों को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके बाद वहां ब्लैंक पेपर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। बीजिंग समेत कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्लैंक पेपर का सहारा ले रहे हैं। चीन की सरकार ने आंदोलन पर नकेल कसने के लिए नया तरीका ढूंढ निकाला, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों से सादे कागज पर साइन करवाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। चीन के इस दमन का पता तब चला जब वहां की एक प्रदर्शनकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने बताया कि 23 दिसंबर को पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकायदा उनसे सादे कागज पर साइन भी करवाए गए, ताकि उसके जरिए वो उन पर झूठे केस दर्ज कर सके। इधर मुंबई के धारावी में हुई हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वारदात एक दिन पहले की है, जब मुंबई के धारावी इलाके में जाहिद नाम के एक आदमी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त मोटरसाइकिल पर उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, जिसने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों ने इस दौरान उसे भी घायल कर दिया। प्रीवियस कुछ राइवली थी। इस मामले में पुलिस को आपसी रंजिश का शक है। होने को यूं तो शहर में अपना मकान था, होने को यूं तो शहर में अपना एक मकान था, नफरत का रेगजार मगर दरमियान था। सौबात की एक बात कही आदिल ने, लम्हे के टूटने की सदा सुन रहा था मैं, झपकी जो आंख सर पे नया आसमां था। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा सौबात की एक बात का।